साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन के मगरिब में छोटा सा जजीरा है। इसे रॉबिन आइलैंड कहते हैं। ये जजीरा आज तो एक आलमी सकाफती विरसा है, लेकिन सिर्फ 50 बरस पहले यहाँ एक बड़ा कैद खाना हुआ करता था। फिर यहाँ एक कैदी आया जिसने इस जजीरे और साउथ अफ्रीका को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और देखो सुनो जानो कि वो कौन था सीरीज में आज हम आपको 20वीं सदी के मशहूर ज़माना सियासी कैदी नेल्सन मंडेला की दास्तान दिखा रहे हैं। इसका नाम नेल्सन मंडेला नहीं था, इसके बाप ने इसका नाम रोली लाला रखा था, जिसका मतलब होता है ट्रबल मेकर, मुश्किलात पैदा करने वाला इंसान। लेकिन जब यह 7 बरस का हुआ तो इसकी स्कूल टीचर ने इसे एक क्रिश्चियन नाम दिया, नेल्सन। लेकिन इसका एक तीसरा नाम भी था, मडीबा। यह नाम इसे अपने खानदान से विरासत में मिला था, लेकिन सिर्फ नाम ही नहीं मिला था, इसे अपने बाप से जुल्म के खिलाफ डट जाने की जुर्रत भी मिली थी। मंडेला अभी बहुत छोटा था जब इसके बाप को एक बरतानवी मजिस्ट्रेट ने जानवर गुम होने के मुकदमे में तलब कर लिया। इन दिनों साउथ अफ्रीका पर बरतानवी गोरों का कब्जा था। मंडेला का बाप जागीरदार था और अड़ियल भी था। इसने बरतानवी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार पर बरतानवी हुकूमत ने इससे जागीर छीन ली। कुछ अरसे बाद वो दुनिया भी छोड़ गया। यूं मंडेला के पास ना जागीर रही और ना ही बाप का साया। मंडेला यतीम तो हो गया था, लेकिन लावारिस नहीं। इसके बाप का एक दोस्त था, जॉन गिनताबा, जो मंडेला के कबीले थेम्बू के कम उम्र बादशाह का गार्डियन था। इसने मंडेला को गोद ले लिया। जॉन गिनताबा ने नेल्सन मंडेला को अपने बेटे की तरह ही पढ़ाया लिखाया, लेकिन मंडेला ने जिंदगी की पहली बगावत अपने ही मोहसिन के खिलाफ की। हुआ यूं कि जॉन गिनताबा ने अपने बेटे जस्टिस और नेल्सन मंडेला दोनों की शादियां तय कर दी। दोनों लड़के शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए भागकर साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग चले गए और यहां से मंडेला की एक सख्त जिंदगी शुरू हो गई। पहले तो इसे कोयले की कान में काम करना पड़ा, फिर वो एक लॉ फर्म में मुलाजिम हो गया। वो इतना गरीब हो चुका था कि इसके एक जानने वाले ने तरस खाकर अपने घर में टीन की छत वाला एक कमरा इसे दे दिया। वो दोपहर का खाना भी इसी के घर से खाता था। 5 बरस तक इसके पास कपड़ों का एक ही जोड़ा था, लेकिन इन हालात में भी वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से खत्तो किताबत के जरिए बीए की डिग्री हासिल करने में कामयाब हो गया। कानून का 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद कहीं 1952 में जाकर इसने वकालत की प्रैक्टिस शुरू की तो इसके हालात बेहतर होना शुरू हुए। वकालत की प्रैक्टिस से मंडेला के माली हालात तो बेहतर हो रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के हालात बेहतर होने की बजाय बद से बदतर होते जा रहे थे। वो यूं कि 1931 में साउथ अफ्रीका को बरतानवी इक्तदार से तो निजात मिल गई थी, लेकिन 80% ब्लैक्स, स्याफाम, जो साउथ अफ्रीका के नेटिव्स यानी मकामी बाशिंदे थे, सदियों से वहां रहते थे। वो अभी तक इंसानी हुकूक से महरूम थे, जबकि 11% गंदमी या सामली रंग वाले लोग भी थे। इन 91% स्याफामों और दूसरे लोगों पर सिर्फ 9% सफेद फार्म गोरे, जो ज्यादातर नीदरलैंड से ताल्लुक रखते थे, डच नस्ल से थे, हुकूमत करते थे। ये सफेद फार्म भी 300 साल पहले नीदरलैंड्स, जिसे इस जमाने में हॉलैंड कहते थे, वहां से साउथ अफ्रीका आए थे। इन 91% स्याफामों और दूसरे लोगों पर सिर्फ 9% सफेद फार्म, जो ज्यादातर नीदरलैंड से ताल्लुक रखते थे, डच नस्ल से थे, हुकूमत करते थे। ये सफेद फार्म भी 300 साल पहले नीदरलैंड्स, जिसे इस जमाने में हॉलैंड कहते थे, वहां से साउथ अफ्रीका आए थे, लेकिन नस्ली बर्तरी की सोच रखते थे। ये पढ़े लिखे थे। इन्हें बरतानिया, जो उस वक्त सुपर पावर का दर्जा रखता था, इसकी हिमायत भी हासिल थी। तो जब बरतानवी राज साउथ अफ्रीका से गया तो हुकूमत इन्हीं डच सफेद फार्मों के हाथ आई। इन्होंने अपने हमवतन स्याफामों और दूसरी रंगत के लोगों को, जो मिलकर 91% थे लेकिन कम पढ़े लिखे थे, इन्हें कुचलना शुरू कर दिया। इस दौर में स्याफाम अफ्रीकियों की हालत यह थी कि इनके अस्पताल, बस, ट्रेनें, होटल, रहने की जगह, सब कुछ गोरों से अलग था। हर स्याफाम को अपने साथ एक शनाख्ती पास रखना पड़ता था और किसी दूसरे इलाके में सफर के लिए स्याफामों को एक परमिट बनवाना पड़ता था। यह ऐसे ही था जैसे किसी को अपने ही मुल्क में सफर के लिए वीजे की जरूरत पड़े। तो इन हालात में मंडेला ने भी वही किया जो इसके मुल्क के ज्यादातर नौजवान कर रहे थे या करना चाहते थे।
इसने अपने हुकूक की लड़ाई सड़कों पर लड़ना शुरू कर दी और पहली बार वो 1943 में तब सड़क पर निकला जब इसके इलाके में चलने वाली बस का किराया बढ़ गया। ये किराया 4 पेंस से बढ़कर 5 पेंस हुआ था। किराए बढ़ने के खिलाफ 10,000 लोग सड़कों पर निकले, जिनमें मंडेला भी शामिल था। अवाम ने 9 रोज तक बस सर्विस का इस तरह बायकॉट किया कि इलाके में हर बस खाली चलती रही। 9 रोज बाद बस कंपनी ने किराया कम कर दिया और स्याहफामों की जीत हुई। स्याहफामों ने बसों के किराए तो कम करा लिए थे, लेकिन अब 1948 में साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हो रहे थे, जिसमें स्याहफामों को इलेक्शन लड़ने या वोट डालने की इजाजत नहीं थी। मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों में था और दोनों ही सफेद फाम। एक पार्टी तो थी यूनाइटेड पार्टी, जो 1934 से मुल्क की हुक्मरान थी, जबकि दूसरी पार्टी थी नेशनल पार्टी। यह इंतहा दर्जे की नस्ल परस्त पार्टी थी और स्याहफामों को इंसान समझने पर ही तैयार नहीं थी। इस पार्टी का सबसे मशहूर नारा था, काफिरों को अपनी औकात में रखो। लफ्ज काफिर से इनका मतलब स्याहफाम था। इसके 2 और नारे भी थे, व्हाइट मैन को ही हमेशा बॉस रहना चाहिए, हमारे लोग, हमारी जुबान और हमारी जमीन। मजहबी तबका भी इस पार्टी की हिमायत में फतवे दे रहा था कि सफेद फाम अफ्रीकियों को खुदा ने बरतर बनाया है और स्याहफामों को कमतर। अपने नस्ल परस्त नारों और मजहबी तबके की हिमायत की वजह से नेशनल पार्टी ने इलेक्शन जीतकर अपनी हुकूमत बना ली। पार्टी के सरबराह मेलन ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा, साउथ अफ्रीका एक बार फिर हमारा हो गया है। यही नेशनल पार्टी बाद में अपार्थीड पार्टी भी कहलाई। अपार्थीड का लफ्जी मतलब है अलग होना, और नेशनल पार्टी का ये मैनिफेस्टो था कि वो स्याहफामों को बिल्कुल ही तन्हा कर देगी, और इसने हुकूमत में आने के बाद ऐसा किया भी। इसलिए इसे अपार्थीड के नाम से ही पहचाना जाने लगा। नेशनल या अपार्थीड पार्टी की हुकूमत 46 बरस यानी 1994 तक कायम रही, और यही वो अरसा था जिसमें नेल्सन मंडेला ने अपनी सारी जिद्दोजहद की। अपार्थीड पार्टी ने हुकूमत संभालते ही सफेद फामों और स्याह फामों में शादी ब्याह पर पाबंदी लगा दी। आबादी की रजिस्ट्रेशन फैमिली के हिसाब से नहीं बल्कि रंग के हिसाब से शुरू हो गई। इस सब के अलावा इनका सबसे खतरनाक कानून था ग्रुप एरियाज एक्ट। इस कानून के मुताबिक अगर व्हाइट लोग ब्लैक लोगों से कोई जमीन हथियाना चाहें तो वो इस इलाके को व्हाइट एरिया डिक्लेयर करके स्याह फामों को वहां से निकाल सकते थे। इन तकलीफ दे कवानीन के खिलाफ स्याह फाम कम्युनिटी ने तहरीक शुरू कर दी। इस तहरीक का तरीका यह था कि स्याह फाम जानबूझकर मुख्तलिफ कवानीन की खिलाफ वर्जी करते थे, जैसे अपने पासेस ना दिखाना, बगैर परमिट सफर करना, सफेद फामों के एरियाज में बगैर इजाजत दाखिल हो जाना वगैरह। हुकूमत ने डिफाइंस मूवमेंट में हिस्सा लेने वाले हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें मंडेला भी शामिल था। 30 जुलाई 1952 को नेल्सन मंडेला को पहली बार गिरफ्तार किया गया। मंडेला समेत 21 लोगों का ट्रायल हुआ और मजिस्ट्रेट की अदालत ने तमाम लोगों को 9 माह कैद की सजा दी, लेकिन बाद में सजा को 2 साल के लिए मुअत्तल कर दिया गया। यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लिए यह एक तरह की वार्निंग ही थी। जब हुकूमत स्याह फामों की मूवमेंट से बहुत ही तंग आ गई तो इसने नेल्सन मंडेला समेत 150 से ज्यादा लोगों पर गद्दारी का मुकदमा बनवा दिया। 5 दिसंबर 1956 को नेल्सन मंडेला और इनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में इन्हें बेलिबास करके 1 घंटे से ज्यादा अरसे तक सर्दी में ठिठरने पर मजबूर किया गया। फिर इन्हें ऐसे कैद खानों में रखा गया जहां बाथरूम भी दरवाजों के बगैर थे। ये तो अभी शुरुआत थी। हुकूमत ने कैदियों की इज्जत नफ्स मजरूह करने के लिए अदालत में एक 6 फुट ऊंचा पिंजरा बनवाया और पेशी के वक्त कैदियों को इसमें जानवरों की तरह ठूंस दिया गया। इस नाइंसाफी पर कैदियों के वकील ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया तो पिंजरा हटा लिया गया। चौथे रोज सब लोग जमानत पर रिहा हो गए। मंडेला को 25 पाउंड में जमानत मिली। उधर जोहानिसबर्ग में गद्दारी का ट्रायल चल रहा था। इधर मुल्क भर में स्याह फामों के मुजाहरे भी जारी थे। 21 मार्च को शार्प वैले के इलाके में पुलिस ने 56 स्याह फाम मुजाहिरीन को हलाक और 162 को जख्मी कर दिया। 7 अप्रैल को हुकूमत ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पर पाबंदी लगा दी। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने साउथ अफ्रीका पर दबाव डाला कि वो स्याह फामों पर सख्ती ना करे तो हुकूमत को और गुस्सा आया। इसने आलमी बरादरी को सख्त जवाब देने के लिए 31 मई 1961 को बरतानिया से अपना आखिरी रिश्ता भी तोड़ लिया। यानी मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोइम को अपनी हुक्मरान मानने से इनकार कर दिया।
मतलब यह कि बरतानिया की जो नाम की हद तक साउथ अफ्रीका पर हुकूमत थी वो भी खत्म हो गई। इस तरीके से साउथ अफ्रीका की हुकूमत ने दुनिया को बता दिया कि वो आलमी दबाव और पाबंदियों को नहीं मानती। साउथ अफ्रीका को बस ये फर्क पड़ा कि पहले मुल्क का वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव होता था, लेकिन अब सदर का ओहदा तख्लीक करके सारे इख्तियारात इसे दे दिए गए, यानी सदारती निज़ाम नाफिज हो गया। मंडेला और इसके साथियों का ट्रायल 5 साल तक यानी 1961 तक वक्फे से चलता रहा। इतने बरसों में 150 मुल्जिमों में से सिर्फ 30 मुल्जिमों पर ही फर्द जुर्म बाकी रह गई थी, बाकी लोग रिहा हो चुके थे। और फिर साउथ अफ्रीकन अदालत के सफेद फार्म जजों ने हैरत अंगेज फैसला किया। 29 मार्च 1961 को मंडेला समेत बाकी के 30 कैदियों को भी रिहा कर दिया गया। यानी ये वो जज थे जिन्होंने हुकूमती दबाव के बावजूद कानून और इंसाफ की बालादस्ती को कायम रखा, जिसका एतराफ खुद मंडेला ने भी किया है। मंडेला रिहा तो हो गया था, लेकिन अब वो ये भी समझ चुका था कि अब सिर्फ मुजाहिरों से काम नहीं चलेगा, बल्कि हथियार उठाना होंगे। चुनांचे अपना ट्रायल खत्म होने के बाद मंडेला ने अपने बीवी बच्चों को खुदा हाफिज कहा और अंडरग्राउंड होकर हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक हो गया। कई माह तक पुलिस सारे मुल्क में नाके लगाकर इसे तलाश करती रही, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आया। अखबारात में इसे इनकलाब फ्रांस के एक अफसानवी किरदार स्कारलेट पिम्परनेल के नाम पर ब्लैक पिम्परनेल का नाम दे दिया गया। नेल्सन मंडेला भेस बदलकर अपनी पार्टी की खुफिया मीटिंग्स में भी शामिल होता था। एक ऐसी ही खुफिया पार्टी मीटिंग में नेल्सन मंडेला ने अपनी पार्टी को कायल कर लिया कि वह हुकूमत के खिलाफ सियासी के साथ फौजी जिद्दोजहद भी शुरू करे। चुनांचे पार्टी की हिदायत पर मंडेला ने अमोखोंडो विसेजवी के नाम से एक तंजीम बनाई। इस नाम का अफ्रीकी जुबान में मतलब है कौम का नेजा। इस नाम को शॉर्ट में MK कहते थे। मंडेला ने यह फैसला किया कि MK सिर्फ फौजी अड्डों, टेलीफोन लाइंस और बिजली घरों वगैरह को निशाना बनाएगी ताकि अवाम का जानी नुकसान कम से कम हो। 16 दिसंबर 1961 की सुबह साउथ अफ्रीका के 3 शहरों जोहानिसबर्ग, पोर्ट एलिज़ाबेथ और डरबन में धमाके हुए। धमाका खेज मवाद प्लास्टिक के बैग्स में छुपाया गया था। धमाकों का निशाना बिजली घर और सरकारी दफातर थे। अवाम का तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता धमाका खेज मवाद फटने से MK का ही एक रुकन मारा गया और एक शख्स जख्मी हुआ। धमाकों से पहले MK ने मुल्क भर में हजारों पंफलेट भी तकसीम किए थे, जिनमें कहा गया था कि यह तंजीम सफेद फामों और स्याह फामों दोनों की ही नुमाइंदगी करती है और सिर्फ मजबूरी के तहत ताकत इस्तेमाल कर रही है। इन धमाकों के बाद मंडेला की तलाश और भी तेज हो गई, लेकिन इस दौरान मंडेला जाली पासपोर्ट पर मुल्क से निकल गया ताकि अपनी पार्टी के लिए फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल करे। मंडेला ने एक जाली पासपोर्ट बनवाया जिस पर तस्वीर तो इसी की थी, लेकिन नाम था डेविड मोट्सामाया। इस पासपोर्ट पर इसने तंजानिया, इथियोपिया और मिस्र समेत कई मुल्कों का चक्कर लगाया। कहीं से मदद मिली, कहीं से नहीं। गिनी की हुकूमत ने नोटों से भरा बैग दिया और सेनेगल की हुकूमत ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। इस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर, जो कि जाहिर है मंडेला के असली नाम पर नहीं था, मंडेला ने लंदन का सफर भी किया। लेकिन मंडेला की वतन वापसी से पहले ही साउथ अफ्रीकन खुफिया पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा दिया था। वतन लौटने के फौरी बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त मंडेला एक कार में सफर कर रहा था। इसके पास एक पिस्तौल और एक नोटबुक थी जिसमें इसके साथियों के नाम लिखे थे। ये दोनों चीजें इसने कार के खुफिया खाने में छुपा दी, जो पुलिस को कभी नहीं मिल सकी। कुछ लोग कहते हैं मंडेला अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की मुखबरी पर गिरफ्तार हुआ था, लेकिन खुद मंडेला ने कभी इस थ्योरी पर यकीन नहीं किया। गिरफ्तारी के बाद मंडेला पर 2 अलग अलग मुकदमात चलाए गए। एक मुकदमा लोगों को हड़ताल पर उकसाने और बगैर पासपोर्ट मुल्क छोड़ने का था, और दूसरा मुकदमा था बम धमाके कराने और सोवियत रूस की मदद से हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश का। ये जोहानिसबर्ग से 60 किलोमीटर दूर प्रेटोरिया का कैद खाना है। मंडेला को इस कैद खाने के अस्पताल में रखा गया था, लेकिन मंडेला यहां से भागने के मंसूबे मुसलसल बनाता रहा। इसने जेल और इसकी सिक्योरिटी का पूरा नक्शा भी तैयार करके अपने साथियों तक पहुंचाया और इन्हें कहा कि इस नक्शे को देखने के बाद जला दिया जाए। मंडेला के साथी भी इसे भगाने के मंसूबे बनाते रहे, जिनमें मंडेला को नकली दाढ़ी लगाकर फरार करवाने का मंसूबा भी शामिल था। फरार के ये मंसूबे तो सिर्फ बातों तक महदूद रहे, लेकिन मंडेला को अपने खिलाफ मुकदमात का एक फायदा हो रहा था।
वो फायदा ये था कि दुनिया भर का मीडिया मंडेला के खिलाफ मुकदमात की कवरेज के लिए अदालत में आता था। मंडेला ने मीडिया के सामने खुलकर अपार्थीड गवर्नमेंट को चैलेंज किया। पहली बार जब वो अदालत में गया तो इसने अफ्रीकियों का रिवायती जंगली लिबास पहन रखा था जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बगावत का खुला इजहार था। फिर इसने अदालत में खड़े होकर कहा कि वो इस मुल्क के कवानीन को नहीं मानता जिसकी पार्लियामेंट में इसे नुमाइंदगी हासिल नहीं है, और ये भी कहा कि इसे अदालत से इंसाफ की उम्मीद नहीं। मंडेला की बातें पूरी दुनिया के प्रेस में रिपोर्ट हुई। हड़ताल और पासपोर्ट के मुकदमे में मंडेला को कुल मिलाकर 5 साल कैद की सजा हुई। जब फैसला सुनकर अदालत में खड़े कई लोग रोने लगे तो मंडेला ने इनकी तरफ मुक्का बनाकर नारा लगाया, अमांडला। इस लफ्ज का अफ्रीकी जुबान में मतलब है ताकत या हौसला। मंडेला के खिलाफ जो दूसरा मुकदमा था यानी धमाकों और हुकूमत का तख्ता उलटने का, इसमें तो लग रहा था कि मंडेला और इसके 7 साथियों को सजाए मौत हो जाएगी, लेकिन मंडेला और इसके साथियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। दोनों मुकदमात में सजा के बाद मंडेला और इसके साथियों को रॉबिन आइलैंड में कैद कर दिया गया, जहां वो तकरीबन 18 बरस कैद रहा। इस जेल में मंडेला को सख्त तरीन ज़हनी टॉर्चर से गुजारा गया। इसे 6 माह बाद सिर्फ अपनी बीवी से मिलने की इजाज़त थी, बच्चों से नहीं। इसके खत सेंसर किए जाते थे। हद तो यह है कि इसे अपनी मां और फिर बेटे के जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। जेल में मंडेला और इसके साथियों को पत्थर तोड़ने पर मजबूर किया गया। 2 बार इसे धोखे से कत्ल करने की कोशिश भी हुई। साउथ अफ्रीका की खुफिया एजेंसी ने जेल में अपने एक एजेंट को वार्डन बनाकर भेजा और मंडेला को फरार का लालच दिया। मंडेला समझ गया कि इसे जेल से निकालकर मारने की साजिश हो रही है। इसने इनकार कर दिया। दूसरी कोशिश इस तरह हुई कि एक बार मंडेला और इसके 2 साथियों को केप टाउन में दांतों के डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां इन्हें एक कमरे में तन्हा छोड़ दिया गया। इनकी हथकड़ियां भी हटा दी गईं। कमरे की खिड़की भी खुली रखी गई, यानी मैदान बिल्कुल साफ था। लेकिन मंडेला का एक साथी समझ गया कि यह गवर्नमेंट की चाल है, चुनांचे ये लोग नहीं भागे। एक तरफ हुकूमत मंडेला को मारने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ एमके और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी इसे फरार कराने के मंसूबे बना रही थी। इन मंसूबों में से एक मंसूबा यह भी था कि फौजी रंगों वाला एक हेलीकॉप्टर रॉबिन आइलैंड में लैंड करे और यहां से मंडेला को निकालकर केप टाउन में किसी सिफारत खाने में पहुंचा दिया जाए, जहां मंडेला सियासी पनाह हासिल कर ले। लेकिन यह मंसूबा भी आगे नहीं बढ़ा। 18 बरस रॉबिन आइलैंड में गुजारने के बाद 1982 में मंडेला को केप टाउन की पोलिसमोर जेल में मुंतकिल कर दिया गया और 18 बरस बाद यह पहला मौका था कि इसे जेल के दाल दलिए की जगह गोश्त और सब्जियों वाला अच्छा खाना मिला। 6 बरस बाद 1988 में इसे वेस्टर प्रिजन में शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान मंडेला को खाने पीने और इलाज की बेहतर सहूलतें मिलती रहीं। 18 बरस के बाद हुकूमत के मंडेला से अच्छे सलूक की वजह यह थी कि साउथ अफ्रीका पर आलमी दबाव बढ़ रहा था। 1986 में तो कॉमनवेल्थ ने साउथ अफ्रीका से एयर ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, कोयले और लोहे की इंपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी। मुल्क के अंदर भी हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जून 1986 में लाखों सियाफामों ने हड़ताल की। बम धमाके भी जारी थे जिनमें पुलिस वालों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। एक तरफ हुकूमत के रवैये में लचक आ रही थी तो दूसरी तरफ तवील कैद ने मंडेला के ख्यालात भी कुछ नर्म कर दिए थे। अब वो हुकूमत से बातचीत पर तैयार था। रॉबिन आइलैंड से निकलने के बाद इसने खुद हुकूमत से राबते किए और बातचीत शुरू हो गई। जब ये खबरें मंडेला की पार्टी तक पहुंची तो वो लोग परेशान हो गए। मंडेला के साथी ओलिवर टेम्बू ने जेल में मंडेला को एक खत स्मगल करके भेजा और हुकूमत से मुबैना डील का जवाब भी मांगा। लेकिन मंडेला ने जवाब दिया कि बातचीत का मकसद सिर्फ पार्टी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलना है, ये कोई डील नहीं है। इस दौरान मंडेला को एक जिस्मानी धचका भी लगा। हुकूमत ने इसे कई बार ऐसी जेलों में कैद रखा था जहां बहुत ज़्यादा नमी थी और इस वजह से 1988 तक इसके फेफड़ों में पानी भर गया था। इसे टीबी हो गई थी, लेकिन बिल्कुल इब्तदाई स्टेजेस पर। चुनांचे ऑपरेशन करके इसके फेफड़ों से 2 लीटर पानी निकाला गया। मंडेला सेहतयाब हो गया और हुकूमत के साथ भी इसकी बातचीत कामयाब रही। साउथ अफ्रीका की सफ़ेद फार्म हुकूमत स्याह फार्मों को इनके हुकूक देने पर तैयार हो गई। सदर FWD क्लैरिक ने 2 फरवरी 1990 को 30 से ज़ायद जमातों पर से पाबंदी उठा ली। 9 रोज़ के बाद 11 फरवरी 1990 को वो तारीखी दिन आया जब नेल्सन मंडेला को रिहाई मिली।
11 फरवरी को शाम 4 बजे के करीब नेल्सन मंडेला को एक छोटे से काफिले की शक्ल में जेल से निकाला गया। 10,000 दिनों यानी 27 बरस बाद मंडेला अब एक आज़ाद इंसान था। इस्तकबाल करने वालों का हुजूम इतना ज़्यादा था कि केप टाउन तक मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना पड़ा, लेकिन केप टाउन में तो इससे भी ज़्यादा लोग थे। लोगों ने गाड़ी को घेर लिया और इसकी खिड़कियां बजाने लगे। मंडेला को तकरीर के लिए सिटी हॉल ले जाया गया, जहां इसने अपनी लिखी हुई तकरीर निकाल कर पढ़ना चाही तो मालूम हुआ कि वो अपना चश्मा तो जेल में ही भूल आया है, लेकिन इसकी बीवी विनी के चश्मे का नंबर भी वही था। चुनांचे इसने बीवी से चश्मा उधार लेकर अपनी तकरीर पढ़ी। अप्रैल 1994 में साउथ अफ्रीका में तारीखी इलेक्शन हुए। 400 सीटों की पार्लियामेंट में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 252 नशिस्तें जीत लीं, जबकि इनके मुकाबले पर क्लैरिक की नेशनल पार्टी को सिर्फ 82 नशिस्तें मिली। लेकिन फिर तारीख ने यह देखा कि वही दोनों जमातें जो 40 साल तक आपस में लड़ती रही थीं, इन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का पहला स्याह-फाम सदर बना और क्लैरिक नायब सदर। दोनों को अमन के नोबेल इनाम भी मिल चुके थे। फिर 10 मई को नेल्सन मंडेला ने सदर का हलफ उठाया। ये वही शख्स था जिसके बाप से गोरों ने इसकी जागीर छीन ली थी। आज इसने सफ़ेद फामों को इनकी हुकूमत से महरूम कर दिया था। लेकिन नेल्सन मंडेला ने इंतकाम लेने की बजाय कहा वो एक ऐसी दुनिया तामीर करेगा जिसमें हर कोई बेखौफ होकर तरक्की कर सके। मंडेला सदर बनकर भी अपनी जेल को नहीं भूला। जब अमेरिकी सदर क्लिंटन साउथ अफ्रीका के दौरे पर आया तो मंडेला ने इसे रॉबिन आइलैंड की सैर भी कराई और वो सेल भी दिखाया जहां वो कैद रहा था। क्लिंटन ने मंडेला की बहुत तारीफें की, लेकिन अमेरिका और मंडेला के दरमियान एक मसला चल रहा था। वो ये कि अमेरिकी सदर रेगन ने 80 की दिहाई में साउथ अफ्रीका की हुकूमत के कहने पर मंडेला की पार्टी को दहशतगर्दी की वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया था, और जाहिर है पार्टी के लीडर के तौर पर मंडेला भी इस वॉच लिस्ट का हिस्सा था। इसी वजह से 2008 तक ये हाल था कि मंडेला को अमेरिका में दाखिल होने के लिए खुसूसी इजाज़त लेना पड़ती थी। फिर अमेरिका ने एक नया कानून मंजूर करके मंडेला का नाम अमेरिकी वॉच लिस्ट से निकाला। 1999 में मंडेला की सदारती टर्म खत्म हो गई। 29 मार्च 1999 को इसने पार्लियामेंट से आखिरी खिताब किया। इसने कहा इसे उम्मीद है कि कामयाबी का ये सफ़र जारी रहेगा और हर नस्ल को तरक्की का मौका मिलेगा। इस मौके पर पार्लियामेंट के अराकीन ने मंडेला के लिए झूम झूम कर एक गीत भी गाया। मंडेला 1992 और 1999 में 2 बार पाकिस्तान भी आया और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। 1992 में इसे पाकिस्तान का आला तरीन एजाज़ निशान पाकिस्तान दिया गया। 1999 में इसने पाकिस्तानी पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से भी खिताब किया। कहा जाता है कि मंडेला कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फ़ैन था। इसने 1995 में यह भी लिखा था कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी उन लोगों के लिए मशअल राह है जो किसी मखसूस ग्रुप की बालादस्ती के खिलाफ लड़ रहे हैं। मंडेला गांधी को भी पसंद करता था, लेकिन गांधी के अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े से इत्तिफाक नहीं करता था, और यही वजह है कि इसने खुद भी नॉन वायलेंस को छोड़कर आज़ादी की लड़ाई के लिए जंग का रास्ता अपनाया था। मंडेला ने सियासत छोड़ने से पहले अपनी बीवी विनी मंडेला को भी छोड़ दिया था। जी हाँ, मियाँ बीवी की लड़ाई की वजह यह थी कि विनी मंडेला को अपने से आधी उम्र के एक वकील से मोहब्बत हो गई थी। मार्च 1992 में इसका एक ख़त भी मंजर आम पर आया जो इसने अपने इसी बॉयफ्रेंड को लिखा था। विनी पर पार्टी फंड्स में गड़बड़ का इल्ज़ाम भी लगा। मंडेला को ये शिकायत भी थी कि विनी तो इससे बात तक नहीं करती थी। चुनांचे 1996 में जब मंडेला अभी सदर ही था, इसने अदालत के ज़रिए बीवी से अलहदगी इख्तियार कर ली। बीवी को छोड़ने के 3 साल बाद मंडेला ने सियासत भी छोड़ दी। इसने आबाई गांव क्योनो में एक घर बनवाया जहां इसके ख़ानदान के कुछ लोग अभी तक रहते हैं। मंडेला ने सिर्फ अपने पोते पोतियों और नवासे नवासियों को ही नहीं देखा, बल्कि इनके बच्चों को भी गोद में खिलाया। 2013 तक मंडेला के कुंबे में 30 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि 1998 में 80 बरस की उम्र में इसने तीसरी शादी भी की, मोज़म्बिक की एक सियासतदान ग्रेका मिचेल से। मंडेला ने अपने ख़ानदान के साथ अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन वक्त के साथ मंडेला की सेहत गिरने लगी। मंडेला को जो बीमारी जेल में लगी थी, यानी फेफड़ों में इन्फेक्शन, इसने आखिर वक्त तक मंडेला का पीछा किया। 2013 में मंडेला बहुत बीमार हो गया। इसने अस्पताल में 3 माह गुजारे, जहां डॉक्टर्स की भरपूर कोशिश के बावजूद फेफड़ों की इन्फेक्शन फैल गई। साउथ अफ्रीका समेत पूरी दुनिया में इसके लिए दुआएं मांगी गईं, लेकिन 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गया।
मंडेला की डेड बॉडी को जोहानिसबर्ग से क्योनो ले जाया गया और ताबूत को साउथ अफ्रीका के परचम में लपेटकर खानदानी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। मंडेला की कब्र क्योनो गांव से 3.5 किलोमीटर की ड्राइव पर है। क्योनो में मंडेला के नाम पर एक म्यूजियम भी मौजूद है, जबकि मंडेला के बराबरी के फलसफे को फैलाने के लिए मंडेला फाउंडेशन भी काम कर रही है, जिसके लेक्चर्स में बिल क्लिंटन, बराक ओबामा और बिल गेट्स जैसे लोग आते हैं। मंडेला आज दुनिया में इनकलाब और तब्दीली की अलामत भी है। इसी तरह हिंदुस्तान में भी एक अजीम सुल्तान अंग्रेजों के तसल्लुत के खिलाफ आखिरी चट्टान साबित हुआ।